जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रॉड में बात करेंगे कि अगर आपने बैंक का लोन लिया है और बैंक का लोन अगर आप लेकर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और बैंक आपके साथ क्या क्या कर सकती है। आज के इस वीडियो में मैं हर तरीके के लोन कवर करने वाला हूँ। अगर आपका होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, बिजनेस लोन है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। ऐसा वीडियो आपको और कहीं यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन उतनी ही ज़्यादा आपको जानकारी भी मिलेगी, तो पूरा वीडियो एकदम स्टार्टिंग से देखिएगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोन के बारे में, जो आप लोगों को पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो तरीके के लोन होते हैं। पहला जो दोस्तों लोन होता है उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आ जाते हैं, तो इसमें आपको होम लोन आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में लिया जाता है वो है होम लोन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको गोल्ड लोन आ जाएगा। अब आपको कार लोन, बाइक लोन या फिर मॉर्गेज लोन, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज रखी हुई है तो वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे लोन हो गए सिक्योर्ड लोन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन जितने भी होते हैं, वेदर आप वो बैंक से उठाते हो या फिर एनबीएफसी से उठाते हैं, जहाँ से भी आप पर्सनल लोन लेते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आ जाते हैं आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स का आपने नाम काफ़ी ज़्यादा सुन रखा होगा, तो क्रेडिट कार्ड्स भी आपको अनसिक्योर्ड लोन में आएंगे। और यहाँ पे आपको और भी है ओडी लिमिट, अगर आपको मिलती है, अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको ओडी लिमिट भी ज़रूर मिलती होगी, वो भी आपको अनसिक्योर्ड लोन में आ जाता है। और फिर बिजनेस लोन भी होते हैं जो कि आपको अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। एक एक करके सबकी बात करेंगे। और इसके अलावा आपको मैं एक और लोन की बात यहाँ पे करने वाला हूँ सिक्योर्ड में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो है केसीसी। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों एक एक करके लेके चलेंगे कि अगर आप लोग लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऐसे मैटर में बैंक आपके साथ क्या क्या एक्शन ले सकती है। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन के बारे में। देखिए, तो होम लोन अगर आपने लिया है और अगर आप होम लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ऐसे में बैंक आपको सेक्शन 13(2) का नोटिस भेजती है। उसके कुछ समय बाद फिर सेक्शन 13(4) का नोटिस भेज के कोर्ट से ऑर्डर लेकर आती है और ये इस घर को सेल करके आपका जो भी लोन है वो सेटल कर क्लोज कर देती है। यहाँ पे होम लोन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ होम लोन में अगर आपको बचना है लोन डिफ़ॉल्ट से तो एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहें। मान लेते हैं आपकी ईएमआई 15,000 रुपये की, आप किसी महीने 500 रुपये डाल देंगे, किसी महीने 2,000 रुपये डाल देंगे, और आपने ये होम लोन लिया है 10 साल के लिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप होम लोन डिफ़ॉल्ट करना है तो बचने का एक ही तरीका है, वो क्या है, देखिए, हर महीने आपको 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये करके अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर आपको इस केस को मूव करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में लेके जाइएगा, वहाँ जज देखेगा, जज बोलेगा कि भाई हर महीने आपको 500, 1,000, 2,000 बंदा कोशिश कर रहा है, तो अभी और इसको थोड़ा समय दो, क्या पता रिकवर करके पेमेंट कर दे। इस तरीके से आप बैंक को 10 साल तक टहला सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका लोन टेन्योर ख़त्म हो जाएगा उसके अगले ही दिन बैंक अब बोलेगी चलो ठीक है, अब तो इतना दिन तुमने वेट कराया, अब लेकिन हम और वेट नहीं करेंगे, या तो पूरा पैसा दो या फिर तुम्हारा घर तुम्हारे हाथ से गया। तो ये हो सकता है। अगर होम लोन आपको टहलाना है तो उसमें आप जितना लोन टेन्योर है उतना टहला सकते हैं, उससे ज़्यादा टहला नहीं सकते। अब बात करते हैं पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन दो जगह से मिलता है, एक मिलता है बैंक से और दूसरा मिलता है एनबीएफसी से। अगर आप पर्सनल लोन लेकर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो बैंक आपको सबसे अच्छा काम ये होता है कि ऑफ़र करती है सेटलमेंट के रिगार्डिंग। अब देखिए, सेटलमेंट से मैं आपको बता दूं सिविल काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होता है, यानी सिविल काफ़ी ज़्यादा लो होगा, सिविल आपका ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि सेटलमेंट कितने कम में आप करा सकते हैं उतना ही ज़्यादा बेटर है। 20% में कराएं या 25% में कराएं। अब इसके अलावा भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पास सेटलमेंट तक का भी पैसा नहीं है। तो देखिए, अगर आपके पास सेटलमेंट तक का भी पैसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे बैंक, अगर छोटे छोटे आपके लोन्स बचे हैं या फिर एनबीएफसी के लोन हैं, तो किसी तरीके का एक्शन नहीं लेती है। आपका राइट ऑफ लोन हो जाता है, उसके बाद वो इंटरेस्ट वगैरह लगती रहती है, वो लोन हमेशा चलता रहता है, आपको बैंक परेशान नहीं करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एनबीएफसी से,
बहुत सारे छोटे छोटे लोन्स मिलते हैं जहाँ पे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसके बाद अगर बड़ा अमाउंट का लोन ले लेते हैं, जैसे पूना वाला से आपने लोन ले लिया, आपने SBI बैंक से लोन ले लिया, कोटक महिंद्रा बैंक से लोन ले लिया, तो कुछ बैंक्स ऐसी है जो केस कर देती है। वो केस किस किस चीज़ का करती है, तो अगर आपने ECS ऑन रखा है तो सबसे पहला जो केस होता है वो सेक्शन 25 का होता है। ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको सेटलमेंट भी नहीं करना है। और जो दूसरा, अगर आपने चेक उनको दिया है, ब्लैंक चेक दिया है, तो फिर आपको सेक्शन 138 का केस लगता है। और थर्ड जो है वो आपको लग सकता है सेक्शन 316, 318 फ्रॉड या चीटिंग का केस। यही 2-3 यहाँ पे केसेस जो कि आपको काफ़ी आसानी से ख़त्म भी हो जाते हैं। आप जाते हैं कोर्ट में, जाके कुछ पैसे खर्च करते हैं, आपको ये केसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और क्रेडिट कार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट भी कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से पहले मैं यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट बता देता हूँ गोल्ड लोन के बारे में। देखिए गोल्ड लोन में क्या है, गोल्ड लोन में RBI का साफ साफ यहाँ पे नियम दिया गया है कि अगर आपने गोल्ड लोन लेके गोल्ड लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में 3 महीने अगर आपने लगातार डिफ़ॉल्ट कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तो 3 महीने बाद बैंक कभी भी आपका गोल्ड सेल कर सकती है। लेकिन बैंक सेल करती नहीं है, बैंक आपको 1 साल तक वेट करती है, क्योंकि उसको पता है भाई गोल्ड उसके पास जितना दिन रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जितना आपका गोल्ड का प्राइस है उसका 75% या मैक्सिमम 80% तक ही बैंक लोन प्रोवाइड करती है, 90% या 95% प्रोवाइड नहीं करती है। तो बैंक को फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ बैंक को भी पता है कि बैंक फ़ायदे में रहेगी। अगर उन्होंने गोल्ड सेल किया तो वो थोड़ा रुक के ही सेल करते हैं, तब तक प्राइस भी बढ़ जाएगा और आपका इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के वो उतना अमाउंट भी बना देंगे कि वो पूरा उसमें मैनेज हो जाए। तो वो 3 महीने बाद सेल ना करके वो आपको 1 साल बाद गोल्ड को सेल कर देते हैं। लेकिन गोल्ड लोन में आपको बचने का कोई उपाय नहीं है। होम लोन में बचने का उपाय था कि कुछ कुछ पेमेंट डाल के आप कोर्ट में जाके केस डाल दीजिए, उसके बाद वो केस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आपको टेन्योर ख़त्म नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कार और बाइक लोन के बारे में। कार बाइक लोन भी काफ़ी लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग बात करेंगे अब क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिए क्रेडिट कार्ड का भी सिंपल सा नियम है, जैसा पर्सनल लोन का नियम है सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 25, सेक्शन 138 आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ भी ECS वगैरह या चेक वगैरह दिया नहीं है। ये बस आपको सिविल स्कोर पे मिलता है। यहाँ पे सेटलमेंट के ऑफर भी काफ़ी कम में मिल जाते हैं और आपको एक ही तरीके का केस होता है जो कि 2 ही 3 बैंक करती है, वो है सेक्शन 316 या सेक्शन 318, जो आपको 2-4 बैंक से करती है। लेकिन अगर ज़्यादा हैवी अमाउंट है 5 लाख 10 लाख का या छोटा भी अमाउंट है, तो आजकल एक नया इन्होंने स्टार्ट कर दिया आर्बिट्रेशन वगैरह करा के आपके अकाउंट वगैरह को फ्रीज कराना और संपत्ति वगैरह को अटैच करने की कोशिश करना, या फिर सैलरी अकाउंट वगैरह अटैच करने के लिए ऑर्डर निकलवाना। ऐसा कुछ इन्होंने स्टार्ट कर दिया है आर्बिट्रेशन के द्वारा। तो क्रेडिट कार्ड में जो सबसे पहले आपको स्किप करना है या ऑब्जेक्शन करना है वो आर्बिट्रेशन से बचना है। आर्बिट्रेशन से अगर आप बच जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जहाँ पे कि और आगे फर्दर एक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे आपको सेक्शन 316 और सेक्शन 318 लग सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे कार और बाइक लोन के बारे में। देखिए कार और बाइक लोन में आप भी जानते हैं कि जब तक आप पूरा पैसा नहीं पेमेंट करते हैं तब तक आपको वहाँ पे NOC आपको क्लियर नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वाली दिक्कत क्या आती है कि जैसे ही 3 मंथ डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, इसके बाद ये लोग 3 आपको नोटिस वगैरह भेजेंगे। उसके जस्ट बाद अपने कुछ एजेंट्स को भेज देते हैं कि जाओ भाई कार को उठा के ले आओ या फिर बाइक को उठा के ले आओ। अब आपने इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपकी कार है उसका 10 लाख का लोन है, वो कार उठा के लेके चले गए और उन्होंने 5 लाख में कार को सेल कर दी, इसके बाद भी 5 लाख रुपए बच रहे हैं, तो वो 5 लाख के लिए फिर से आपको नोटिस भेजेंगे। लेकिन उस 5 लाख का ज़्यादा मतलब नहीं है, 50 से 60 हज़ार में आप सेटलमेंट उसको करा सकते हैं, क्योंकि कार ऑलरेडी वो लेके जा चुके हैं। कार और बाइक लोन में भी बचने का ऑप्शन है, इसमें भी सेटलमेंट होने का ऑप्शन है इसके लिए, लेकिन आपको बहुत ही अलग प्रोसेस अपनाना पड़ता है। कार अगर एक्सीडेंटल हो गई है, बाइक अगर एक्सीडेंटल हो गई है, और ऐसे में अगर आपके पास कार बाइक अवेलेबल नहीं है या फिर चोरी हो जाती है, तो ऐसे में आप कम से कम में सेटलमेंट करा सकते हैं। मॉर्गेज लोन में प्रॉपर्टी लोन वगैरह मॉर्गेज करके काफ़ी लोग लोन ले लेते हैं, इसमें भी बचने का कुछ ज़्यादा उपाय नहीं है। जैसे ही आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं 2-4 नोटिस भेजेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके गुम कर देंगे। बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग OD लिमिट के बारे में। तो देखिए OD लिमिट में भी ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, जो भी आपकी लिमिट वहाँ पे दी गई है अगर आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, बिजनेस आपका शट डाउन हो चुका है यानी कि बंद हो चुका है, तो लोन का सेटलमेंट आपको कम से कम अमाउंट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस बंद नहीं हुआ है तो ये सेटलमेंट करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं, आपके बिजनेस के एड्रेस पर आके बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट बढ़ते हैं बिजनेस लोन के बारे में। तो मैंने इसके लिए भी सेम ऑप्शन रहेगा कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो परेशान करेंगे, वहाँ के बैठ जाएंगे,
तंग करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर बंद हो चुका है तो कम से कम में सेटलमेंट करके आप इसे भी क्लोज करा सकते हैं। लास्ट बात करते हैं केसीसी के बारे में। देखिए केसीसी में क्या होता है कि ज़मीन मॉर्गेज दी रहती है, लैंड यहाँ पे किसानों का मॉर्गेज होता है, लेकिन ये जो लैंड होता है ये फार्मिंग लैंड होता है। तो बैंक इन सभी लैंड को ज़्यादातर कोशिश करती है कि सेल ना करे। वो अगर कोर्ट में भी लेके जाती है वो अटैच कराने के लिए, तो जल्दी अटैच होता नहीं है, काफ़ी लंबा समय लगता है। तो केसीसी लोन में भी सेटलमेंट हो जाता है। इसमें भी बैंक से आप सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट का अमाउंट इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 50% 60% अमाउंट तक में सेटलमेंट होता है। ये सारी बातें हमने की है उन सभी के लिए जिनका भी किसी तरीके का लोन पूरे ऑल ओवर इंडिया से चल रहा है और उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लमेटिक आती है तो क्या क्या हो सकती है। एक लोन के बारे में मैंने बात नहीं की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा, वो है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन भी आजकल काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए क्या क्या नियम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। इससे पहले 100 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो पे, जल्दी जल्दी आप लोग जाके लाइक्स को कंप्लीट करके 100 लाइक पूरे कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।